औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू बखैर आगले नीहाओ चुनशुम वशमले ओहाय गजाइमस guten morgen hola bonjour privet kaifa hal हाल शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias swabi abballi करे आया hoş geldin anayasa खुया मोरा चिबतो ची हाजत कालीमेरा खैरुतान and technically since it's 11:15 and a very good morning to all of those Pakistanis and people living outside Pakistan. Thank you so much for tuning into PTV Sports. You're certainly watching the pre-match analysis on Game On है मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और क्यों ना करूँ मैं ये उम्मीद I mean to be very honest I think that the recent performances जो हम देखते हैं पाकिस्तान टीम की जानिब से have been phenomenal. चाहे वो हम टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात करें पाकिस्तान seizing a victory against England over here in Pakistan or going to Australia and that 2-1 series को वो win करते हैं and that too against Australia in Australia knowing that they have been the champions of one-day internationals. Now there's a task ahead as well and that's 3 T20 internationals against Australia in Australia once again. Today happens to be the first one in an hour's time. But who we will be talking to is something which is very important, imperative, and essential at this point of time that I share, his credentials in front of you. To be honest, I think one of the most amazing, good-looking commentators and presenters that you've seen in recent times, and not just that, former Test cricketer for Pakistan. Ladies and gentlemen, I'm really lucky and humble that he's over here inside the PTV Sports Studios with us. He is Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai. How are you? Wa alaikum salam और थैंक यू शहजाद. प्रेशर थोड़ा मेरे पे आज ज़्यादा है क्योंकि 1-on-1 है, ऐसे कभी हुआ नहीं. टेंशन में हूँ. लेकिन आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन सारा कुछ आप हैंडल कर लेंगे मुझे पता है. अल्लाह खैर करेगा सर इंशाल्लाह. जब अल्लाह साथ है तो किसी का कोई मसला नहीं. बट टू गेट स्टार्टेड आई थिंक दैट वाज द नोशन which Pakistan team would always have कि जी अल्लाह इंशाल्लाह मेहरबानी करेगा and always I think this is how we go forward with it as well. But there's a lot of speculation कि एकदम से एक टीम या 2021 से 2024 तक कितनी तब्दीलियां हमने देखी बोर्ड में. फिर एकदम से हम देखते हैं कि आकिब साहब आते हैं, अलीम डार आते हैं, अजहर अली आते हैं and all of a sudden looks like as if we've got the quick fix. सबसे पहले मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि जो recent performances हैं, is it because that we have made those fixes that we were supposed to, or do you think that it's just run of the mill one off? देखिए टेस्ट सीरीज़ की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान इस सिचुएशन में चला गया था जो आपको भी पता है कि पाकिस्तान को टेस्ट मैच एट होम नहीं जीत रहा था और आपको फोर्स हो गए थे आप एक कॉर्नर में कि आपको कुछ ना कुछ करना था. और जब से ये नई रिजीम आई है, चेयरमैन साहब आए हैं, वो भी मतलब अभी टेस्ट ही कर रहे हैं. काफ़ी सारे इवन एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे लोग लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं क्योंकि वो भी थोड़ा सा लर्निंग ऑन द जॉब है. आकिब जावेद को बहुत क्रेडिट जा रहा है कि उन्होंने फॉर्मलाइज़ किया प्लान कैसे इंग्लैंड को हराना है. ज़ाहिर है उनको क्रेडिट जा. अलीम डार को इतना क्रेडिट नहीं किया लेकिन मेरे न्यूज़ के मुताबिक अलीम डार भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे कि पिचेस किस किस्म की प्रोड्यूस हों और कैसे प्रोड्यूस हों. हमने मुल्तान में तो जो पिच प्रोड्यूस की वो तो टेस्ट मैच एक उस पे हो चुका था, दूसरे टेस्ट मैच में वही पिच प्रोड्यूस की जो ऐसा होता नहीं है. लेकिन जब पिंडी वाला टेस्ट मैच हुआ तो पिंडी की जो पिच है जो प्रोड्यूस हो रही थी वो जब मुल्तान में टेस्ट मैच जारी था तो वहाँ पे पिच प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी. अनप्रेसिडेंटेड बात यह है कि 2-3 सेलेक्टर्स उधर मौजूद थे जब पिच प्रोड्यूस हो रही है तो वो मतलब उनको क्रेडिट ज़रूर मिलेगा. बट गोइंग फॉरवर्ड आप ये पहले भी बात हुई प्री सीज़न, मेरी जेसन गिलेस्पी से बात हो रही थी कि चलें आप हारते हैं सीरीज़, जीतते हैं सीरीज़, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट. लेकिन जब आप कहीं पे जाते हैं, फॉर इंस्टेंस आप इंडिया जाते हैं टेस्ट मैच खेलने तो आपको पता है कि स्पिन से आपका मुकाबला होगा. ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ बाउंस से, पेस से मुकाबला होगा. इंग्लैंड में वो तेज़ आपके खिलाफ खेलेंगे. इवन बांग्लादेश जाएंगे तो स्पिन से मुकाबला होगा, श्रीलंका से. पाकिस्तान कुछ अपनी आइडेंटिटी खोया हुआ था. आइडेंटिटी थी नहीं कि पाकिस्तान में आएंगे तो ऑपोजिशन को पता नहीं कि हमें ये किस स्ट्रेंथ से अटैक करें. अब उन्होंने थोड़ी सी डिफाइन ये कर दी है कि पाकिस्तान आओगे तो इतना आसान नहीं है कि आप आके हमें मारोगे. हमने पिचेस जो प्रोड्यूस किए हैं स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त पिच थी क्योंकि वो ऑलमोस्ट एंटी बेसबॉल पिच बनी और फिर वो 2 स्पिनर्स उन्होंने खिलाया. आई थिंक मैं ये बेसबॉल के हवाले से भी ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि रिज बार का नाम ज़रूर आ रहा है. मैं वनडे इंटरनेशनल्स की तरफ ज़रा बढ़ता हूँ अब क्योंकि जब हम टेस्ट से प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स वनडे इंटरनेशनल, हाल ही में जो अभी यहाँ पे पाकिस्तान का हुआ ऑब्वियसली अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब, वो हमने क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से बहुत बेहतरी आई हमारी वनडे में? नंबर 1. नंबर 2, रिजवान का वाइट बॉल का कैप्टन बनना और फिर उसके बाद 4 मेन लाइन बॉलर्स के साथ जाना, 5वें छठे की तरफ बिल्कुल ना देखना.
डोंट यू थिंक यार इससे पहले शायद इतने बहादुराना फैसले हमने नहीं देखे थे, अगर हम 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में विक्ट्री की बात करें? देखिए, रिजवान की बात करें तो रिजवान तो बड़ी देर से लोग कह रहे थे, या काफ़ी लोगों से बात कर रहे थे, वाइट बॉल स्पेशली, कि ये बहुत अच्छा कैप्टन है। एंडी फ्लावर से मेरी बात हुई थी, एंडी फ्लावर ने बहुत तारीफ़ की कि इसका इंस्टिंक्ट जो है ऑफ द गेम वो बहुत ज़बरदस्त है। हम इसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, आपको याद होगा मुल्तान सुल्तान नंबर लगाते थे कि जी ये मैचअप है। तो मैंने उससे बात की एंडी फ्लावर से कि यार, ये कहता है यार हम नंबर तो हम लगाते हैं, लेकिन मुझे वो कप्तान चाहिए जो अपना डिसीजन करे। रिजवान से मेरी बात हुई थी, रिजवान कहता मैं नंबर देखता ही नहीं। मैंने एंडी फ्लावर को कहा, मैं कहा वो तो नंबर देखता नहीं है। कहता मुझे तो कप्तान ही ये चाहिए जो गेम में इन्वॉल्व हो, जो अपनी गट फील्डिंग इंस्टिंक्ट उसको पता है कि अब मैंने किस बॉलर को यूज़ करना है, वो बार बार बाहर ना देखे कि जी ये वाला बॉलर लगा लो, ये मैचअप लगा लो। तो रिजवान बीइंग अ कैप्टन, आपको पहले से पता था कि वो बहुत बहुत काबिल है, काबिल तो है, प्लस गेम में रीडिंग ऑफ द गेम उसकी बहुत जबरदस्त, और गेम अवेयरनेस भी अच्छी है, बिहाइंड द विकेट्स भी खूबसूरत है। एंड आई थिंक और जब पिचेस आपको स्पाइसी मिले, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स को स्पाइसी, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, तो फिर हमेशा से हमने देखा है कि हमारी बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करती है। और उसने फिर जाहिर है उसने भी ये देखा कि आप जब डोमिनेट कर ही रहे हैं तो फिर तो हम ऐसे नहीं लगा कि ये बड़ी लेम सी ये एनालिसिस है, लेकिन बहुत पर्टिनेंट है कि चौथे पांचवें बॉलर को नहीं बॉलिंग, मतलब पांचवें छठे बॉलर को नहीं बॉलिंग, स्पिनर को नहीं इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उसने कहा कि भाई हम मैच जीतेंगे तो उनको ऑल आउट करके ही जीतेंगे। 40 ओवर तक अगर मैच किया तो हमारे हाथ से बाहर। Wow, I think it's not just pertinent, I think it's potent as well, and this is the way forward as well for Pakistan. I think मोहम्मद रिजवान के पास यहाँ पर एज ए स्किपर ज़रूर ये मौका होगा कि वो वाइट वॉश करके ऑस्ट्रेलिया को वाइट बॉल सीरीज के अंदर, आई थिंक दैट विल बी अनदर माइलस्टोन एज वेल। बट टू गेट स्टार्टेड, आई थिंक बाज़िल भाई, लेट्स कम डाउन टुवर्ड्स द T20 इंटरनेशनल व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन ब्रिस्बेन गावा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ गुड लुक एट द स्केड्यूल कि कितने मैचेस होंगे T20 इंटरनेशनल्स के पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली 3 T20 इंटरनेशनल्स, पहला आज ऑब्वियसली जैसे ब्रिस्बेन जिक्र किया, फिर उसके बाद 16 तारीख को यानी कि सैटरडे second T20 International at Sydney, and then Monday 18th November 2024 third T20 International at Hobart, Australia versus Pakistan. अब जो यहाँ पे एक दो बातें करने वाली हो, मेरे ख्याल है मैं सबसे पहले ये करना चाहता हूँ कि हम ज़रा हेड टू हेड देख लेते हैं, क्योंकि जो फिगर्स हैं खासतौर पे ब्रिस्बेन में तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने आज तक T20 इंटरनेशनल खेला नहीं है, लेकिन टोटल मेरे ख्याल है गालिबन 25 मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान डोमिनेट करा है। तो बाज़िल भाई, ये कितना ये स्टैटिस्टिक्स और ये नंबर्स और ये मैचअप्स इम्पैक्ट करते हैं ऑन द गेम डे? देखिए, ये काफ़ी पुराने हो गए, मतलब अब जो टीमें बहुत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की स्पेशली बहुत ही नई टीम है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया में कभी T20 नहीं जीता, वो एक स्टैट है जो रिजवान ने भी बात की कि हम वाइट वॉश की तरफ जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये भी हम डोमिनेट करें। और जिस तरह सिलसिला चला हुआ है, जिस तरह वेव चली हुई है, तो रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को डोमिनेट ना करें। अगर ऑन पेपर भी आप देखें तो एक्सपीरियंस वाइज और बॉलिंग स्पेशली पाकिस्तान की उनसे बहुत बड़ी बॉलिंग है। ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिशनल साइड है, अभी प्लेयर्स रिटायर भी हुए हैं, कोई प्लेयर्स अनफिट हैं, कोई रेस्टेड हैं, तो बड़ी ट्रांजिशनल साइड है। अगर ये आमतौर पे पाकिस्तान ऐसी साइड से हार जाता होता है, लेकिन अगर ये साइड ऑस्ट्रेलिया की कामयाब हो तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बहुत फ़ायदा है। बट एट द मोमेंट अगर आप ऑन पेपर रियलिटी राइट नाउ देखें तो मैच से पहले या कोई भी जिससे भी बात करेंगे तो आप कहेंगे इस वक्त जो है पाकिस्तान थोड़ा सा आगे है, बिकॉज ऑफ द सीरीज बिफोर दिस 2-1 जो जीता है, प्लस द फैक्ट कि जो उनकी साइड है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम मिसिंग है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है जैसे बाजिल भाई ने आई थिंक समअप किया इसको कि यार वो ट्रांजिशनल साइड है, उनके कुछ प्लेयर्स हैं जहां हम विटनेस करते रहे उनकी पेस को 145 वो अब 137 135 पे भी स्ट्रगल करते हुए ज़रूर नजर आए। मेरा ख्याल है इस मौके के ऊपर ये बात ज़रूर कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड क्या है, क्योंकि हमने 4 स्क्वाड्स दिए थे पाकिस्तान ने, वो जिम्बाब्वे के अलग दिए, वनडे के अलग दिए, T20s के, वो एक लंबा डिबेट है, वो बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे नज़र डालते हैं, फिर बात करते हैं कौन सा खिलाड़ी खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे। जी बाजिल भाई, लेट्स गो अहेड। देखिए, अगर आप स्क्वाड को देखें ना तो हेड, मिचेल मार्श वो नहीं होंगे, पैट कमिंस नहीं है, जॉस हेजल, कोई नए प्लेयर्स, ट्रेविस हेड नहीं है, बिल्कुल ट्रेविस हेड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं, मिचेल वार्नर वेड रिटायर हो गए, तो स्क्वाड बड़ा नया। इंग्लिश कैप्टन है, ये भी मतलब इनको परमानेंट आप फिक्सचर अभी नहीं कह सकते, बट ये कैप्टन साइड आखिरी वनडे में भी यही कप्तान थे। अब जो एक इसमें नाम है स्पेंसर जॉनसन, स्पेंसर जॉनसन ये कहते हैं कि ये नेक्स्ट रिप्लेसमेंट है मिचेल स्टार्क की। ये लेफ्ट आर्मर हैं, तेज़ हैं।
सुना ये है कि ये काफ़ी तेज़ हैं, इनको इंजरीज काफ़ी हुई। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप देखेंगे कि इस पर ऑस्ट्रेलिया बहुत नज़र सानी करेगा कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक ऐड बना था मिचेल स्टार्क पे और बॉडी डबल ये थे मिचेल स्टार्क। तो ये रिप्लेसमेंट देखे, ये एग्जैक्ट इस तरह की रिप्लेसमेंट है। बट एट द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल ज़्यादा फोकस उनका जो इंडिया सीरीज़ पे है, बट इस पे वो ये प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड, अब तो कब है वर्ल्ड कप में, वो गोइंग फॉरवर्ड ये जो हार्डी है या बार्टलेट है, इन प्लेयर्स पे अब ये नज़र रखेंगे कि आया ये डेवलप हो सकते हैं फॉर द कमिंग वर्ल्ड कप। पिछला वर्ल्ड कप तो इनका गुजर गया, उसमें से काफ़ी सारे प्लेयर अब नहीं खेलेंगे। एग्जैक्टली इस मौके पे हम ऐसा करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड की जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है अभी तक, जितनी हम व्यूअर्स के लिए बात करें, इसको यहाँ पॉज करेंगे हम ज़रा। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ पाकिस्तान के स्क्वाड की तरफ। 5 तब्दीलियाँ वनडे से अगर हम T20 की तरफ ट्रांजिशन करें, 5 तब्दीलियाँ, उसमें साइम नहीं है, हसनैन नहीं है, फिर और भी कुछ ऐसे मेजर खिलाड़ी हैं जिसके बारे में मोहम्मद रिजवान ने खुद बोला कि यार उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस होगी। जी वाजिद भाई, देखिए आप स्क्वाड देखते हैं तो वही हम ये डिबेट तो हमेशा से ही चलती है। ये पाकिस्तान इस स्क्वाड में बैटिंग में आप देखें तो पावर हिटिंग इरफान खान, नियाजी को आप कह लें, लेकिन उसके अलावा आपका जो ऑलमोस्ट ऑल बैटर्स एक ही तरीके से खेलेंगे। उस्मान खान को किस नंबर पे ये खिलाते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा, इसको ओपन कराते हैं या नहीं कराते, साहिबजादा को ओपन कराते हैं या नहीं कराते। दो इसमें आपको सीधा 2 चीज़ें इसमें आपको डिस्कशन पॉइंट्स मिलते हैं। एक कि आपके स्पिनर्स दोनों नए हैं, अरफात मिन्हास ऑलराउंडर है, सुफियान मुकीम रिस्ट स्पिनर है लेफ्ट आर्म, कौन खेलेगा और कौन आपके वो मिडिल ओवर्स वाला प्रॉब्लम हल करेगा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम चलता आ रहा है। दूसरा यही है कि जितने भी आप मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मसीबुल्ला ये भी ऊपर खेलना चाहते हैं, उमैर यूसुफ भी ऊपर खेलना चाहते हैं, साहिबजादा फरहान भी ऊपर खेलना चाहते हैं, उस्मान खान भी ऊपर खेलना चाहते हैं, सलमान अली आगा जो आपके मेरे ख्याल वाइस कैप्टन है, ये कभी T20 खेले नहीं, बट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जब ये खेले तो इन्होंने तब परफॉर्म किया जब ऊपर से आउट हो गए। इनको भी T20 में, हालांकि जब भी ये खेले जिस नंबर पे भी खेले इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन T20 में इनको थोड़े ओवर ज़्यादा चाहिए। तो वो एक इंटरेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान टीम का, वो स्ट्रक्चर है कि जिस तरह आपको वनडे में पिचेस मिली थी ना, जहाँ पे बॉल थोड़ा हो रहा था, उसके लिए तो आप अगेन बैंक आप कर रहे हैं कि आपकी बॉलिंग उनसे बहुत सुपीरियर है, लेकिन बैंक आप कर रहे हैं कि आपकी बॉलिंग मैच जिता के दे जहाँ पे पिच अच्छी हो। ये शायद गैबा में थोड़ा बाउंस ज़्यादा होता है, लेकिन अगली 2 जो पिचेस हैं सिडनी और होबार्ट, वो बैटिंग पिचेस होते हैं। तो आज भी चलें यहीं से बात शुरू करते हैं कि देखें वनडे में तो हमने देखा हमारी बॉलिंग ने डोमिनेट किया इस बार। अब हमने जो एक क्विक थे हसनैन को बिठाया, 2 स्पिनर्स हम लेकर आते हैं, वंडरफुल। क्या आपको लगता है कि फॉर T20 फॉर्मेट भी हम सिर्फ बॉलिंग पर रिलाई करके जीत सकते हैं, या शायद हो सकता है यहाँ जादाद खान को, उस्मान को, बाबर को, रिजवान को विल हैव टू काइंड ऑफ टाइटन देयर बेल्ट्स? लेकिन स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बॉलिंग ही रहती है, जो भी मतलब स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उसमें अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस स्ट्रक्चर से खेलना है। अगर आप उसी स्ट्रक्चर्स में खेलते हैं कि चले जी रिजवान बाबर ओपन करते हैं और अब आप 160-170 पे मैच जीते हैं, ठीक है, दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन अगर आप मॉडर्न डे स्ट्रक्चर पे जाते हैं कि आप चाहते हैं कि पावर हिटिंग भी बीच में हो, इसमें स्क्वाड में आप देख लें तो आप, मुझे इस वक्त आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि 6 हिटर कौन है। इरफान को चलें कह लें इरफान, उसके अलावा आपका मिडिल ऑर्डर में 6 हिटर कौन है। ऑस्ट्रेलिया का टोटली डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया के सारे 6 हिटर्स हैं, उनका ये है कि अगर बॉलिंग अच्छी हो तो वो 120 पे भी आउट हो सकते हैं, बट वो दूसरे तरह से मैक्सवेल भी खड़ा है उनका बीच में। हाँ जी, जो वो हिटर की बात कर रहे हैं, वो दूसरी तरह से खेलेंगे। पाकिस्तान अगेन अपने कंफर्ट जोन में खेले। अब गोइंग फॉरवर्ड आपको अगेन अभी वर्ल्ड कप में टाइम, T20 वर्ल्ड कप में टाइम है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है कि मिडिल ऑर्डर में स्पेशली पावर हिटिंग कौन करेगा। तो वो अगेन इशू वही हम ये मुझे लगता है कि हम शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनर्स जो है वो उस्मान को देना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस्मान देखें, उस्मान का रिकॉर्ड भी जब वो नंबर 3 या ओपन करता तभी अच्छा है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास आइडेंटिफिकेशन, इस स्क्वाड में भी आप सारे बैटर से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिर ये बात बाजू भाई कर लेते हैं, हमारा ओपनिंग पेयर क्या होगा। देखें हफीज़ भाई आए, जब हफीज़ भाई अगर आप सुने, हफीज़ भाई ने बाबर रिजवान की जोड़ी तोड़ी, उन्होंने कहा जी अगर 10 ओवर ये खेल जाते हैं पाकिस्तान मैच हार जाता है। उसके बाद हम अगले प्रोस्पेक्ट में आते हैं, जब तब्दीली देखते हैं उसके अंदर भी वो जोड़ी टूटी। अब रिजवान खुद कप्तान है, क्या आपको लगता है कि यार ओपनिंग पेयर शायद वो सेम हो सकता है, या आपको लगता है कि यार ओपनिंग पेयर रिजवान और बाबर अब नहीं होना चाहिए, या उस्मान खेले ऊपर या साहिबजादा फरहान खेले? देखिए ओपनिंग अगेन
ओपनर्स आपके पास उस्मान खान है, रिजवान है, बाबर है, ये साहिबजादा फरहान है, ऑप्शंस बहुत है। साइम अयूब को आपने नहीं रखा, तो मतलब ये है कि आप फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ द साइड, साइम अयूब को सारे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी ये बड़ा पावरफुल प्लेयर, पता बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और ये गेम को टेक ऑन करेगा, उसको आपने नहीं रखा। अभी जो सबसे बड़ी, ये अच्छा फैसला था नहीं रखा, 82 बनाए फिर 42 बनाए उन्होंने वनडे में। इससे बड़ी खबर जो है वो फ़खर ज़मान की है। और लेकिन जिस तरह रिजवान बात कर रहे हैं, फ़खर ज़मान वापस आएगा इस साइड में, ऐसे लग ऐसे रहा है। जो अगर आप इसके हम इफ्तिखार को, शादाब को, इन फ़खर ज़मान वापस आएगा तो फ़खर का बीच में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर हिटिंग वो कर सकता है, तो वो स्ट्रक्चर आपका बनेगा ज़रूर। अभी मुझे लग ऐसे ही रहा है कि शायद रिजवान इतनी जल्दी अपनी जोड़ी बाबर के साथ चेंज ना करे। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, द हॉर्सेस फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, बाजी भाई का कहना यह है कि रिजवान को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए बाबर के साथ अपनी जोड़ी ना रखने में। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम व्हिच एक्चुअली बैक्स, यू नो, क्योंकि बाजी भाई जब बात करते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च, डाटा, एनालिटिक्स, एवरीथिंग कम्स इनटू इट एज वेल। बट ऑब्वियसली हम वो मैच के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा टू सी वेदर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इट्स इंटरेस्टिंग कि आप बोर्ड ने फैसला किया कि हम पहले से प्लेइंग 11s नहीं दिया करेंगे, मौके पर ही देंगे। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। व्हेन यू विल कम बैक, आई थिंक वी रियली नीड टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट Babar Azam, whether he's in that stint or not, Adam Zampa from the other end, whether Babar will be able to, you know, kind of do better for us. I think that's something that we'll be talking about after a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on it. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. Obviously, it's time for the first T20 international in between Pakistan versus Australia at Brisbane Gabba. With me, I'm very lucky that I've been joined with Mr. Bazid Khan and, you know, the pearls of wisdom. Obviously, I think every time that he speaks about cricket, so very well aware. But while we are at it, break पे जाने से पहले हमने थोड़ा सा अपनी ओपनिंग पेयर के हवाले से बात की। मैंने अंदिया दिया कि हफीज़ भाई जब आए उन्होंने बाबर रिजवान की जोड़ी को तोड़ दिया। बाजू भाई का कहना यह है कि रिजवान को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए एज स्किपर कि वो बाबर के साथ अपनी जोड़ी को तोड़ें। हो सकता है शायद हमें देखने को मिले। एक और सवाल सर बनता है सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि बहुत सिलेक्टर्स हमने तब्दील होते हुए देखे। फाइनली ऐसा लग रहा है कि हमें वो राइट लोग मिल गए हैं जो मेरिट पे काम करना चाहते हैं। साइम के साथ हमने जोड़ी बनाई रिजवान की, इस हमने T20 इंटरनेशनल में साइम का नाम ही नहीं नज़र आता इस स्क्वाड में। क्या वजह, आपको नहीं लगता कि शायद हो सकता है हमसे गलती हो गई या हम नए लड़के ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करना चाहते? देखिए पॉलिसी चेंज हो गई। पॉलिसी अब मेरे ख्याल पॉलिसी बेहतर है, बट पहले इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि कैप्टन कोच का वोट होगा इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, मेरा मानना ये है कि ऐसे होना चाहिए कि अगर आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है तो स्क्वाड 15 का वो सिलेक्शन कमेटी ही बनाए। उसके बाद ज़ाहिर है कैप्टन कोच से आप मशवरा लेते हो कि जी कौन सा प्लेयर ये वो, लेकिन उनके पास वोटिंग नहीं होनी चाहिए। इससे एक मैसेज ज़रा गलत जाता है। एक तो जब आप खेल रहे हो ना तो आपको पता है ये कैप्टन ने ही मेरा वोट करना है, कोच ने भी मेरा वोट करना है, तो वो एडेड एक प्रेशर होता है वो। दूसरी बात यह है कि जब इतने ज़्यादा लोग हो जाएं तो फिर कंसेंसस पे आना बड़ा मुश्किल है। 15 आप अगर आपने पेड सेलेक्टर्स जो आजकल हैं, जब आपने इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाई है तो उनको ही 15 रखने चाहिए। उसके बाद 11 में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि जब 11 बन रहा है तो सिलेक्टर साथ खड़ा है या वो कर रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि जी हेड कोच जो कैप्टन डिमांड कर रहे हैं बस वही टीम बने, ये भी गलत है। तो आइडेंटिफाइंग रोल्स का थोड़ा सा आगे जिसका जो रोल है वो अपने जुमरे में रहते हुए वो अपना काम करे। बट आई गेस मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान के लिए जो फार्मूला चल रहा है वो यही चल रहा है कि यार जब तक हम जीत रहे हैं आई थिंक तब तक किसी और गलती को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो ऑन विद दैट एज वेल वेरी क्विकली, क्योंकि थोड़ी सी देर में हम शायद टॉस के लिए ब्रिस्बेन जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ODI में तो बहुत बहादुर रहा। रिजवान ने टॉस जीतने के बाद भी गेंदबाजी का फैसला किया और उन्होंने कहा कि हम चेस कर लेंगे, जिसमें रिस्ट्रिक्ट करने के बाद चेस भी किया। T20 में क्या फार्मूला होना चाहिए रिजवान के लिए? मगर T20 में भी यही फार्मूला होगा, वो चेस ही करेगा। आप अपने फास्ट बॉलर्स को बैक करोगे कि आप टीम को उतारो या उनको रन्स ना करने दो। और लगता है ऐसे है कि इस वक्त जो फास्ट बॉलिंग है पाकिस्तान की, उस जो वनडे में उन्होंने बॉलिंग की है तो वो वेव ऐसी चली हुई है कि जी बॉलिंग बहुत हाई स्टैंडर्ड की है, तो वो उसी फार्मूला पे चलेगा। आई थिंक उसी में पाकिस्तान कंफर्टेबल होगा। हमें पता है कि चेसिंग में पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। सिर्फ गैबा का ये है कि इधर बाउंस होता है बॉल, तो गैबा का ये ज़रूर कहते हैं कि जो बाउंस को अपना दोस्त बना ले वो कामयाब है, जो उससे लड़ेगा वो फिर प्रॉब्लम है। इवन फास्ट बॉलर्स गैबा में अमूमन
हमने देखा है इस वनडे सीरीज में बात अच्छी हुई कि आगे बॉल बहुत किया पाकिस्तान, जी। वो बैक ऑफ द लेंथ नहीं गए, आगे बॉल किया। गैबा में भी ऐसी आपको बाउंस नजर आता है तो काफ़ी बॉलर जो हैं वो शॉर्ट ऑफ लेंथ शुरू हो जाते तो आसान हो जाता है। आपने लेंथ बाउंसर ज़रूर करें लेकिन आगे भी करें, जो आपकी मेन वेपन है वो आगे ही है। जैसे आप ने एक कमर्शियल किया छोटी गाड़ी का, वो छोटी गाड़ी पे ना रहे, मेन वेपन आपकी बड़ी गाड़ी है, बाउंसर है लेकिन मेन वेपन जो है वो आगे वाला बॉल है जो लेंथ लेकिन इसमें एक और बात बाजू में मैं करना चाहता हूँ, जो अब चूंकि आप वनडे का रेफरेंस दे रहे हैं, अभी रीसेंट रेफरेंस है हमारे पास, नसीम शायद अपने एक्शन की वजह से थोड़ा बहुत आगे जाना मुझे लगता है कि शायद उनके लिए डिफिकल्ट है। इज दैट द केस? नसीम, मुझे ऐसे लगा कि आफ्टर इंजरी थोड़ा स्ट्रॉन्गर आया है ज़रा, बल्कि वो जो लचकदार वो बॉलिंग करता था उस तरह नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि उसको प्रॉब्लम है, उसका जो नेचुरल लेंथ है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ है। बट जब वो आगे जाता है, इसमें नसीम इसमें ये डेवलप कर सकता है कि अपने नेचुरल लेंथ लेके लेकिन आगे भी एक्सप्लोर करे। बट जितना अच्छा इसका सीम लगता है, और बॉलर्स का मतलब है हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे, लेकिन जितना अच्छा इसका सीम लगता है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अगर थोड़ा इसका जोर थोड़ा सा आगे लगना शुरू हो जाए तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट T20 में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप जो अपनी लेंथ है वो मेंटेन रखते हैं। शुरू में जब आप हावी हैं, जब वनडे में हावी हो गए थे, तो फिर आप चाहते हो कि और ज़्यादा आप चांस भी ले सकते हो कि चलो ड्राइव खा लेता हूँ, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आई थिंक नसीम, मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि ज़्यादा बॉलिंग नहीं की इसने, इंजर्ड हो गया, फिर खेला, फिर इंजर्ड हो गया, फिर टेस्ट मैच खेला, तो जब उसका रिदम आने लगा तो ड्रॉप हो गया। तो वो अभी भी कहते हैं वर्कलोड, मुझे ऐसे लगता है कि उसने बॉलिंग अभी माइल्स इन द लेग्स जिसको कहते हैं, या ओवरऑल उतनी नहीं की। एग्जैक्टली। इसी के साथ जरा मैं पूछना चाहता हूँ, अरफात मिन्हास और सुफियान मुकीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, अरफात मिन्हास जो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ऑलराउंड क्रिकेटर्स, आप इससे बॉलिंग करवा लें, फील्डिंग करवा लें, बैटिंग, और बड़ा इससे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, इससे बात हुई तो कहता है मैं चाहता हूं कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा, मैं फील्ड कर रहा हूं, बॉलिंग कर रहा हूं या बैट, इम्पैक्ट क्रिएट करूं, बस इसका यही माइंडसेट है। तो ऐसा प्लेयर अगर ये माइंडसेट लेके आता है तो आपको लगता है कि वाकई मतलब इसमें दम है। ये प्लेयर बहुत अच्छा है, अभी तक ज़ाहिर है पहला मैच है, प्लेयर बहुत अच्छा है। ये आपको तीनों चीज़ें करके देगा। सुफियान मुकीम का ये है कि वो रिस्ट स्पिनर है, अगर आपने आउट एंड आउट स्पिनर खिलाना है तो वो बनता है, अगर आप ऑलराउंडर की तरफ देख रहे हैं तो फिर अरफात बनता है। अब पाकिस्तान का मसला यही रहा है, नॉट नेसेसरली इन ऑस्ट्रेलिया में आपको याद हो तो हम वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेले थे, न्यूजीलैंड को आपने हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, तो वहाँ पे आपके फास्ट बॉलर्स या आपकी बैटिंग इतनी अच्छी थी कि वो आप मैच जीत जाते, तो वो बात स्पिनर तक आती नहीं थी। जब आप वापस सब कॉन्टिनेंट में आओगे या वापस फ्लैटर पिचेस पे आओगे तो आपको एक रेगुलर स्पिनर चाहिए। अब देखते हैं, आज मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये अरफात मिन्हास के साथ जाएं, बट इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स आपको एक आउट एंड आउट स्पिनर चाहिए जैसे ज़ैम्पा है, जो मिडिल ओवर्स में आके आपको हेल्प करे, यानी कि 7वें के बाद से बेसिकली आपको हेल्प करे। इन एडिशन टू दिस, चूंकि हम बॉलिंग के हवाले से अब गुफ्तगू कर चुके हैं, मैं ज़रा बल्लेबाजी की जाने पे बढ़ना चाहता हूँ। हम टॉप ऑर्डर की बात कर चुके हैं, आपने बता दिया है कि यार इस पेयर को अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए। वंडरफुल। अब क्योंकि मुल्तान सुल्तान की बात आएगी, मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं हम, तो उस्मान खान की भी बात आएगी, फिर नंबर गेम आ जाता है कि कौन किस नंबर के ऊपर खेलेगा। तो सबसे पहले बाबर कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे आज पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो जैसे ही बाबर आएंगे, एडम ज़ैम्पा को लाएंगे बाबर, फिर हमें थोड़े कंफ्यूज मिलेंगे। ज़रा प्लीज़ गो अहेड। आई थिंक बाबर अगर खेलता है ना, बाबर को ओपन ही करनी चाहिए। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी मुझे ऐसे लगता है कि बाबर से आपको ओपन ही करानी है, क्योंकि वो उसका नंबर 1 स्पॉट है, आपका नंबर 1 बैटर है, और वहाँ पे ही वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। एडम ज़ैम्पा को लाएंगे ज़रूर, आप अगर बाबर ओपन कर रहा है और एडम ज़ैम्पा को आप सर्कल में मतलब पावर प्ले में बॉलिंग करवाएं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया तो उसको चाहता है कि ज़ैम्पा वो मुश्किल ओवर्स सर्कल खुलने के बाद करे और वहाँ पे आपको विकेट्स दे के दे। आई थिंक बाबर का भी अभी मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव ये था कि इसको ब्रेक मिली, मेरे से डिस्कशन ये हुई कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म क्यों है जी। अगर आप बाबर का रिकॉर्ड देखें बिफोर ये इंग्लैंड सीरीज, नहीं बिफोर इंग्लैंड सीरीज, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल रहा था, उसके अलावा और कोई क्रिकेट नहीं है इंटरनेशनल। बाकी प्लेयर्स, काफ़ी प्लेयर्स काउंटी भी खेलते, ये नहीं खेलता। तो जब आप कंसिस्टेंटली, कोहली के साथ भी हुआ था, जब आप कंसिस्टेंटली इतने साल से इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मेंटली प्रॉब्लम आता है, एग्जॉस्ट। अब हम समझते हैं कि बाबर आया और सब कहते हैं यार ये मार नहीं, स्कोर नहीं कर रहा,
मेंटली आप पे बहुत प्रेशर डलता है। कप्तानी का भी इशू हुआ, वो सारा कुछ हुआ। अभी भी मुझे लगता है कि ब्रेक इसको मिली, लेकिन छोटी ब्रेक मिली, और वो भी अच्छी ब्रेक नहीं दी। कप्तानी से आप हट गए, आपने नहीं, अगर आपने इसको ब्रेक देनी थी तो वो पूरी सीरीज के लिए ब्रेक देते, तो ब्रेक इसको मिली, लेकिन छोटी ब्रेक मिली। खेल अभी अच्छा रहा है। प्रॉब्लम इसको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू मेंटल है, प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम होता तो एक ही जगह आउट होता, वो तो हर जगह आउट हो रहा है। तो बाबर को मुझे अभी भी शक है कि शायद अगर इसको रिफ्रेश होके लंबी ब्रेक देते तो शायद ये और बेहतर होके आता। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में आप बाबर आउट ऑफ फॉर्म हो या इन फॉर्म हो, वाइट बॉल क्रिकेट में सेट रहता है। बिल्कुल, वो वाइट बॉल क्रिकेट में सेट रहता है। मेरे ख्याल लास्ट आउटस्टिंग वाज फॉर 37, 42 और 44 डिलीवरीज। अभी मेरे ख्याल अगर हम T20 की बात करते हैं, चौथे नंबर पर रैंक प्लेयर है। इन एडिशन टू दिस, क्योंकि अब ये बात हो रही है तो मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। दो बातें आई मंजर आम पर। एक बात ये आई कि बाबर जो है वो कोचेस के बारे में या कोचेस से कुछ बात सुनना नहीं चाहता है, इज इन हिज ओन स्टाइल। नंबर 2, एक बात ये हमने डायलॉग ज़रूर किया कि यार गलत था जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में उसको ड्रॉप किया गया। देखिए, टाइमिंग गलत थी, टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। आप उसको एक टेस्ट मैच खिलाते हो और ड्रॉप करते तो वो गलत था ज़रूर, लेकिन ऐसे लग रहा था कि शायद बाबर को ब्रेक चाहिए। हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि फ़खर को ब्रेक मिली, ब्रेक के बाद आया तो वो, बट बाबर के केस में ना, मैं कोहली के केस में तो एक्सट्रीम केस था ना, कोहली कप्तान भी था, इतना इंडिया का कप्तान भी, बहुत प्रेशर और इतनी इंटेंसिटी से वो खेलता था। बाबर के केस में भी ये ज़रूर था, मतलब डाउन टाइम उसको नहीं मिल रहा था। कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि यदि इस इंटेंस इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो 2-3-4 महीने वो काउंटी क्रिकेट, वो उनका डाउन टाइम ही बन जाता है, क्योंकि उसमें इतनी स्क्रूटनी नहीं होती। बाबर जब खेल रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। अगर उसने डोमेस्टिक खेली है तो वो लीग क्रिकेट खेल रहा है, लीग क्रिकेट में भी उतना ही प्रेशर है, तो वो भी प्रेशर तो उस पर आएगा। और लोग कहते हैं कि जी ये इसका प्राइम टाइम है, प्राइम टाइम ज़रूर है, बट अगर आप गेम से अलहदा नहीं होगे, जब तक आप डाउन टाइम आपको नहीं मिलोगे, अगर आप गाड़ी 150 पे ही चलाते जा रहे हो और 100 पे उसको लेके नहीं जाओगे तो किसी टाइम तो आप गलती करोगे। तो वो उस पर प्रेशर आ गया था और आपको नज़र आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, टेक्निकल वो लेग साइड से भी आउट हो रहा है, कभी ड्राइव मारते हुए आउट हो रहा है, कभी पुल मारते हुए आउट हो रहा है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल इश्यू हो गया था। तो शायद मुझे भी अभी भी लगता है कि आप अभी हाफ हार्टेड स्ट्रोक्स पे भी आउट हो रहे हैं। हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि शायद अगर वो थोड़ी एक्सटेंसिव इसको ब्रेक मिलती, इससे बात की जाती, थोड़ी एक्सटेंसिव, आपको हम ड्रॉप नहीं कर रहे, आपको एक्सटेंसिव थोड़ी ब्रेक दें टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन, फिर जब ये वापस आता तो शायद और भी अच्छा। अभी भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन शायद मुझे ऐसे लगता है कि शायद और भी अच्छा हो। लेकिन ladies and gentlemen, I think what we really need to do over here is that we need to speak about के बाबर आजम के हवाले से मैं एक और गुफ्तगू यहाँ पे ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन एक जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो शेयर कर दूँ। बिकॉज ऑफ द रेन फोरकास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा शक है कि वहाँ बारिश हो सकती है ब्रिस्बेन गाबा में, तो टॉस जो है वो डिले कर दिया गया है। पिच पे इस पर कवर्स मौजूद हैं, विल शेयर द विजुअल्स विद यू एज वेल। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल के साथ छोड़ के जाता हूँ कि जब पाकिस्तान यूएई में क्रिकेट खेल रहा था तो शाहिद अफरीदी का होना टीम में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑडियंस पुलर थे वो। एक तो सच्ची सी बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब हम बाबर आजम के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हो सकता है कि उस वजह से ना उसको रेस्ट दे रहे हो कि यार जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं, दिल बी लॉट ऑफ पीपल टू आउट देयर। बाबर को देखेंगे, अभी हमने फैसलाबाद में जब हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट कप की बात करते हैं, मेरा ख्याल है बाबर की वजह से हमने मुल्तान में बहुत सारा क्राउड देखा। विल स्पीक अबाउट इट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन इट। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे तज़किरा किया कि बिकॉज ऑफ द रेन फोरकास्ट कवर्स बिछा दिए गए हैं, टॉस में भी डिले है। मैं ज़रा आपको विजुअल्स भी दिखाना चाहता हूँ फॉर ब्रिस्बेन गाबा, where this is how it looks, the overcast conditions. It's not raining as of now, but they say that, it might rain. मेरा ख्याल है बाज़ी भाई से मैं पूछता हूँ कि ब्रिस्बेन में वेदर कैसा होता है और क्या कंडीशंस होते हैं। क्या जैसे इस्लामाबाद में कुछ देर के लिए बारिश आती है, रिमझिम होती है और फिर चली जाती है, इसी तरह का मंजर रहता है वहाँ पे भी? नहीं, बारिश वो फजूल सी बारिश होती है, हल्की 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 हल्की। उसको क्या कहते हैं, रिमझिम किस्म की बारिश होती है, फिर हटती नहीं है वो। बट कवर्स इन्होंने प्रिकॉशनरी मेरा ख्याल रखे हुए हैं अभी। शायद क्यूरेटर को पता हो कि थोड़ी सी बारिश होनी है, बट इम्पैक्ट क्या होगा इसका अगर बारिश हो जाती है? खास इम्पैक्ट नहीं। सिर्फ इस पिच पे बनिस्बत बाकी पिचेस ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अलावा इस पे बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आमतौर पे सीम मूवमेंट इतनी होती है, लेकिन बाउंस ज़्यादा होता है। आप टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें तो पहले दिन यहाँ पे बाउंस काफ़ी होता है, उसके बाद थोड़ा सेटल हो जाता है। तो ये इन्होंने T20 की पिच बनाई होगी तो इसमें कंसिस्टेंट
खबर तो यही है कंसिस्टेंट पिच होगी, लेकिन अगेन बाउंस अगर आपका दोस्त बन जाता है तो बेहतरीन। तो बाउंस अगर आपका दोस्त बन जाता है तो बेहतरीन है। इसी के साथ वेरी क्विकली इसको रैप अप करते हैं जहाँ पे हम पिच की डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ओडीआईज का रेफरेंस लेते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर एज वेल, वहाँ पे रिजवान ने मॉइस्चर की वजह से ये कोशिश की कि यार हम जो है बाद में आके चेस करेंगे। डू यू थिंक T20 में जब हम टॉस की तरफ जाएं विल हैव टू कीप दिस इन कंसिडरेशन? अब जब वो कवर्स भी लगे हुए हैं तो वो डीएलएस भी आएगा बीच में, तो दोनों कैप्टन यही सोच रहे होंगे कि पहले हम बॉलिंग कर लें, क्योंकि उसमें ही फ़ायदा है। प्लस द फैक्ट कि अभी हमने स्पेशली ओडीआई से हम रेफरेंस काफ़ी दे रहे हैं, उसमें ड्रॉप इन पिचेस को भी टाइम थोड़ा सेटल होने में लगता है। तो आपने देखा वो इंडिफरेंट बाउंस था, एग्जैजरेटेड सीम मूवमेंट नहीं थी, लेकिन बाउंस आगे पीछे था, जिसकी वजह से जो हाई पेस बॉलिंग थी उसमें प्रॉब्लम था। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगेन, क्योंकि नए लड़के हैं, उसमें आप अगर आपका अच्छा स्पेल लगे इवन T20 में, तो आप 4-5 जल्दी जल्दी उतार सकते हो। और वो हमने देखा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ट्रांजिशनल साइड पहले भी बात हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट के नए प्लेयर्स इंडक्ट हुए हैं। और बहुत ही रेयर होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाके खेलो जिसमें ऑलमोस्ट 11 के 11 या ऑलमोस्ट पूरी साइड ही ऐसे नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही। उसी के हवाले से चले बात करते हैं, जब हम आप ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पेयर की बात करें, ट्रेविस हेड तो है नहीं है उसमें, जेक फ्रेजर खेलेंगे और मैथ्यू शॉट खेलेंगे। आई थिंक फॉर अस पाकिस्तानी इट माइट बी अ गुड न्यूज़, कैन बी अ बैड न्यूज़ एज वेल, क्योंकि इनमें से एक ने तीसरे नंबर पे खेलते हुए ने सेंचुरी बनाई, आई थिंक गालबन यूके के या स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। जी देखिए, अब ये वो प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने आइडेंटिफाई किए हुए। जेक फ्रेज़र को तो काफ़ी देर से आइडेंटिफाई, इन्होंने पिछले 1-2 साल से आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत डेंजरस प्लेयर है, बट अभी तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह अपना इनिंग्स किस तरह डेवलप करनी है वो कर नहीं सका। हमने वाइट बॉल वनडे में देखा कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क खेल रहा था, बट ये फॉर्मेट उसको सूट करता है, T20 उसको सूट करता है जिस किस्म की वो बैटिंग करता है। शॉट ये चाहता है कि वो भी एक कंसिस्टेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनर है। हेड ने वापस आना ही है, तो इनकी आपस में ये बैटल होगी कि हेड के साथ बनेगा, कौन रहेगा। कौन लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि जेक लगता है, जेक फ्रेजर, मगर जितनी उसमें एबिलिटी है आगे जाके ये डेवलप ज़रूर होगा। थोड़ा सा ज़ाहिर है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट या उस क्रिकेट में लीग क्रिकेट के बरक्स आपको थोड़ा सा उसमें सेटल होना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा उतनी ज़्यादा हाई रिस्क आप नहीं खेल सकते। बट मुझे ऐसे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर। एग्जैक्टली। एंड इन एडिशन टू दिस, जो मेरा सवाल था बेसिकली उसकी फाउंडेशन ये थी कि ये मैगर को हमने तीसरे नंबर के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो सेंचुरी करते हुए देखा या सेंचुरी करते हुए देखा। अब आपको क्या लगता है कि जब वो ओपन करने आएंगे वुड इट बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम, थोड़ा टाइम लगेगा उनको? देखिए, उसकी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, जितना थोड़ा बहुत मैंने इसको देखा, उसका पहले बॉल से ही अटैकिंग माइंडसेट है। वो नहीं देखेगा कि मैं नंबर 3 पे खेल रहा हूँ कि ओपन कर रहा हूँ। प्रॉब्लम उसको वनडे में इसलिए हो रही थी क्योंकि वनडे, अब हम भूलते हैं कि वनडे लंबी गेम है, 50 ओवर। अगर टेस्ट मैच में दिन में 90 ओवर होते हैं तो वनडे में दिन में तो 100 ओवर होते हैं, तो एक पूरा दिन है, उसमें आपको इनिंग स्ट्रक्चर करनी है, डेवलप करनी पड़ती है। आपने देखा जब ये मैच जीते भी ऑस्ट्रेलिया तो 33 ओवर्स में जीत गया और कितने आउट हो गए थे और ऐसे लगा था कि शायद हार ही जाएं। तो वो जो स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग अ वनडे इनिंग्स वो ज़रा डिफरेंट है। T20 इनके लिए सूटेबल है, जिस तरह ये खेलते हैं इनके लिए सूटेबल है। तो आपने ये सवाल किया कि क्या वो कुछ डिफरेंट करेंगे, वो डिफरेंट नहीं करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि मैं डोमिनेट करूं। अब उसमें हाई क्वालिटी पेस बॉलिंग के खिलाफ वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, उसमें आप कितने फेलियर्स के बाद आप सोचने शुरू होते हो कि अब नहीं, ऐसे नहीं, अब थोड़ा सा मैं रिस्क फ्री खेलूं। अभी वो स्टेज मेरे ख्याल उस पर अभी नहीं आई। Exactly. In addition to this, Nathan Ellis and Xavier Bartlett comes in, after an injury. एलिस तो देर से खेल रहा है, इसको ये समझते हैं कि इसका डेथ बॉलर है, इसके पास वेरिएशन काफ़ी है। बार्टलेट वापस आता है, बार्टलेट लंबा है तो ये पिच पे बॉल ज़ोर से मारेगा। ये इनकी कॉम्बिनेशन, मतलब इनके अगर आप इनकी फास्ट बॉलिंग देखें तो बहुत ही नई फास्ट बॉलिंग है। स्पेंसर जॉनसन है जो कि कहते हैं कि इनमें से सबसे तेज़ है, वो भी लंबा है, वो भी बॉल पिच नेक्स्ट जनरेशन T20 अटैक है। एक इनका हार्डी है जो कैमरॉन ग्रीन की रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट, कैमरॉन ग्रीन के साथ ये खेला भी है। ये दोनों एक ही स्टेट से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं, इंग्लिश भी वहीं का है, तो ये इकट्ठे खेले भी हैं। और रिकी पॉन्टिंग ने बड़ी इसकी तारीफ़ की है, बट अभी भी वो उस स्टेज पे नहीं है, वो कैमरॉन ग्रीन इससे आगे ही है। वो देखना पड़ेगा। जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंग्लिश
और ये हार्डी, ये दोनों इंग्लैंड में पैदा हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया देखिए, कप्तान इंग्लैंड का है, ताल्लुक तो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा पक्का है। वहाँ से वापस आए। बट अगेन ये डेवलपिंग प्लेयर्स है। हार्डी पे भी 2-3 साल से इनकी नज़र है। हार्डी ने इनके एक शेफील्ड शील्ड के फाइनल में बड़े रन्स किए थे। बट टिपिकल जो पर्थ का प्लेयर होता है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर होता है, बैकफुट का प्लेयर है। अब पाकिस्तानी बॉलर्स, जेसन गिलेस्पी को भी ये पता होगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स लेंथ जो बहुत इंप्रेसिव थी, जो मैं बात पर कोट कर रहा हूँ, वनडे में लेंथ इंप्रेसिव थी क्योंकि आगे बॉल किए। इसको भी जो ये ज़ाहिर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को अब थोड़ा सा आगे बॉल करना पड़ता है कि बैकफुट पे ये इंतज़ार कर रहे होते हैं। मोस्टली इनके जो स्पेशली T20 में प्लेयर्स बैकफुट पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उनको ज़्यादा टाइम ना देना ही बेहतर तो होगा। शाहीन हो या नसीम हो या हारिस, यस आप बाउंसर ट्राई करते हो, बट आप शॉर्ट ऑफ लेंथ इनको ज़्यादा देर नहीं करते, इनको थोड़ा सा आगे करना पड़ता है। कूपर इज इंजर्ड एंड जॉश फिलिप कम्स इन। कूपर एक ऐसा प्लेयर है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकता है। उस पर मतलब लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया देख रहा है कि ये बहुत कि फील्डर बहुत ज़बरदस्त है। उसकी थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम हुई है क्योंकि वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ था कि जो बीच में अगर स्पिन ऑप्शन जैम्पा के साथ चाहिए तो वो ये थी बिल्कुल। और ये ना होने से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा इस स्क्वाड को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस स्क्वाड को बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब मैं इनके मेन लाइन की तरफ भी आना चाहता हूँ क्योंकि ये तो हमने बात कर ली, जो कि मेरे ख्याल है कुछ नाम ऐसे हैं जो दुनिया की क्रिकेट को फॉलो करते हो, कह रहे होंगे कि अच्छा यार क्योंकि ट्रांजिशन में टीम है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सवेल की एक धुआंधार इनिंग्स हम सबको याद है जिसमें किसी फुटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं थी, 2 साशे पीने थे और सिर्फ छक्के लगाने थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो हाउ डू यू सी डाउन द ऑर्डर मैक्सवेल? क्योंकि अभी आपने देखें इसका रिलेशन ये है बाजी भाई कि अभी आपने बात की कि यार अगर इनकी अर्ली ऑन विकेट्स गिरी तो उसके बाद इनको थोड़ा सा शेल में आना पड़ेगा, लेकिन मैक्सवेल या ऑस्ट्रेलिया से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि शेल में आना पड़े, शेल में आएंगे नहीं। तो है। आप पाकिस्तान के पास जैसे एडवांटेज ये है कि अगर आप 3-4 इनकी विकेट लेते हो तो ये इनके पास वो प्लेयर नहीं है जो शेल में आएंगे, ये उसी तरह खेलेंगे और हो भी ये सकता है कि आप रन थ्रू कर सकते हो। मैक्सवेल हमें पता है किस किस्म का प्लेयर है, मैक्सवेल हमें पता है कितना डेंजरस प्लेयर है। बट अब अगर आप इसका रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिग इनिंग्स, अब आपने अफगानिस्तान वाली इनिंग्स याद करी, अब वो फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि बहुत हाई रिस्क खेलते हैं और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल गया कि वो फ्रीक्वेंसी अब आपको गैप ज़्यादा लंबा नज़र आ रहा है, करियर आगे चल रहा है। तो मैक्सवेल ऑब्वियसली आप जब भी टीम देखते हो तो मैक्सवेल का नाम आता है। एक और जो इनका प्लेयर है टिम डेविड। टिम डेविड जिस तरह से सुना था या आपने इन्होंने सोचा था कि टिम डेविड की टीम को मतलब इतना परफॉर्म करेगा और 6 हिटर बनेगा, वो अभी तक उस पोटेंशियल पे आया नहीं। लेकिन एक्सपेक्ट तो यही किया जाए, अभी तक यही किया जाए। अब अगेन टिम डेविड को भी 3-4 सीजन, ये पहले सिंगापुर से खेलता था, 3-4 सीजन हो गए हैं। तो अब इस पे ओनस, मेरे ख्याल इस पे काफ़ी प्रेशर है। ये अब लोग बात करना शुरू हो जाएंगे कि यार ये टिम डेविड कंसिस्टेंटली खेल रहा है, अब इसकी परफॉर्मेंस पे बात, जो आपने जेक फ्रेजर मैकग्रेगर पे बात की ना कि वो अभी उस पर प्रेशर नहीं है। सही, अभी उसके वो नया है, अब वो जैसे खेल रहा है। जब वो उसके मैचेस बिल्डअप होंगे तो फिर लोग सोचेंगे नहीं यार इससे स्कोर नहीं हो रहा। टिम डेविड अब उस स्टेज पे आ गया है कि शायद अब 3-4 और फेलियर हुए तो लोग फिर क्वेश्चन करना शुरू होंगे कि यार ये लड़का जिसको आपने आइडेंटिफाई किया था एज अ पावर हिटर और मैच चेंजर, अभी तक इसने कुछ किया नहीं। कितनी लंबी लीज थी, आज ही ना हो जाए सर, बाजू पे इधर देखना, ख्याल करना, आपकी बात पूरी भी अक्सर हो जाती है, लेकिन लीज इसको कितनी लंबी देते। एग्जैक्टली। आई थिंक ये सवाल तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के लिए हैंडल करना। हमारे लिए, हमारे बोर्ड के लिए, हमारे सिलेक्टर्स के लिए ये हो जाता है कि कितनी लंबी लीज दी जाती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टोइनिस की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये वो पुराने चावल हैं जो पाकिस्तान को किसी भी वक्त डैमेज कर सकते हैं इन अ गेम। नहीं, हमें पोटेंशियल इनका पता है, स्टोइनिस का भी पता है, मैक्सवेल का भी पता है, ये आप प्लेयर्स का आपको पोटेंशियल पता है। बट इशू ऑस्ट्रेलिया का यही है कि ये संभल नहीं रहे। एज इन वाइट बॉल क्रिकेट में जब ये इन्होंने आप वर्ल्ड कप में भी डिस्कशन, जब वनडे वर्ल्ड कप तो डिस्कशन ये होती थी कि ये मार्नस को क्यों खिलाते हैं, स्मिथ को क्यों खिलाते हैं, क्यों उनको पता है कि बीच में आपको 2-4 ऐसे प्लेयर चाहिए जो एक्चुअली टीम को संभालें। और जो वर्ल्ड कप फाइनल में मार्नस जिस तरह खेला उसकी वर्थ आपको पता चल गई। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यार इसको क्यों खिला रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि जो बैटिंग डेप्थ आ रही है वाइट बॉल क्रिकेट में वो सब एक ही तरीके से खेल। पाकिस्तान का मसला है कि
पाकिस्तान सब एक तरीके से खेल रहे हैं, उनका मसला है कि वो 1-2-6 सब एक तरीके से खेल रहे हैं, तो वो जो स्विच डाउन है वो नहीं हो रहा। तो अक्सर ऐसे होता है कि T20 क्रिकेट में फिर भी अच्छा स्ट्रेटजी, वनडे क्रिकेट में हमने इसमें देख लिया कि जहाँ पे 50 ओवर आप 15 ओवर बैटिंग ही नहीं कर रहे या 20 ओवर पहले आउट हो रहे हो, तो आपने मैच कंसीड कर दिया, क्योंकि बेसिकली आप खेल रहे हो 30 ओवर और ऑपोजिशन के लिए 50 ओवर। इसमें जितने भी इनके प्लेयर्स हैं अभी ये T20 में, वो एक ही तरीके से आपको खेलेंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ अटैक्स में डिफरेंस बहुत है। क्वालिटी ऑफ अटैक, अगर तो वो क्वालिटी ऑफ अटैक को अबूर कर जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया को रोकना मुश्किल है। बट मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की टीम, एक तो फोकस इंडिया सीरीज पे, फोकस वो गिलेस्पी ने बयान दिया काफ़ी हैरान कुन था कि जी हमारे पे फोकस नहीं, फोकस ज़ाहिर है इंडिया आ रही है, इंडिया पे फोकस होगा। ये डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट है, तो आप पे फोकस नहीं होगा। फोकस अभी भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे है, सबका फोकस ये हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई। और इस पे बात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड पे क्रिटिसिज्म हुई है जब ये सीरीज़ आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को तो मैच खेलना जो आपके सामने है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आई थिंक देयर बोर्ड स्टैंड्स रिजॉल्व्ड, दैट्स व्हाई उनको ज्यादा इस मामले में टेंशन नहीं है। जब ये तीसरा मैच हारे हैं तो उनके बड़े बड़े प्लेयर बोले हैं कि चलो जी अगर आप सीरीज जीत चुके होते तो आप रेस्ट देते, अभी तो बड़ा टाइम है इंडिया सीरीज में, तो आपकी फोकस सीधा इंडिया सीरीज पे की। ये भी तो सीरीज थी, मेरे ख्याल वो माइकल क्लार्क बोला है, इस तरह के बड़े नाम बोले हैं। बट सिचुएशन जो डायनामिक ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट वो यही डिमांड करती है कि इंडिया आएगा तो इंडिया पे फोकस है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज होगी तो ऑस्ट्रेलिया पे फोकस है। इट्स अ ग्रेट चांस फॉर पाकिस्तान टू काइंड ऑफ सीज विक्ट्री फ्रम हियर। बिल्कुल, एक थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, मैं ये काफ़ी देर से ये मैं सोच रहा था, मेरे पर लिखा हुआ है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टोटल टेस्ट मैचेस कितने हुए हैं? वो हुए 361 हुए हैं। तो एशेज वगैरह इतनी बड़ी सीरीज होती है, ऑस्ट्रेलिया की मतलब वर्ल्ड डोमिनेंस में ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज। पाकिस्तान और इंडिया के तो टेस्ट मैच हुए, पाकिस्तान के 59 हुए हैं, वो भी पुराने। पाकिस्तान और इंडिया के 59 हुए हैं। अब आप देखें कि वर्ल्ड राइवलरी में हम किधर हैं, वो हम किधर हैं। हमारा पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है या पाकिस्तान इंडिया की जो फॉलोइंग है, वो एशेज और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बहुत ज़्यादा है। बट अनफॉर्चुनेटली हम खेलते नहीं हैं, तो उस तरह से हम इंडिया तो अब जब आपने निकल गया है, कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर ही दिया, तो अब मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या इंडिया आएगा, क्या हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे या हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे, क्या हमारी फैसिलिटी प्रिपेयर्ड होगी? इंडिया ने तो कह दिया कि वो नहीं आएंगे। अब इसमें अब देखते हैं पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी जो ट्रॉफी वो पाकिस्तान से जाएगी, वो नहीं, ये तो रूमर्स हैं। इसमें आपको आपकी एक बात याद कराने लगूं, एक दफ़ा पहले भी मेरे ख्याल आई थिंक इट वाज एशिया कप दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, आप और राशिद भाई यहाँ मौजूद थे और मैंने आपसे सवाल किया, तो आपने कहा जी अब जो टीम आईसीसी के लिए खेलती है वो ना नहीं कर सकती, तो अब एकदम से आईसीसी इतनी लचक क्यों दिखाएगा फॉर इंडिया कि जी आप नहीं जाना चाहते पाकिस्तान तो मत जाए? इंडिया को करना माज़रत के साथ इंडिया को करना ज़रा मुश्किल है। इंडिया इज़ 80% ऑफ योर मतलब रेवेन्यू है। बट द इशू ये है कि पाकिस्तान से अगर चैम्पियंस ट्रॉफी गई तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती, मेरा ये ख्याल कि पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफी जाएगी। थोड़ा हाइब्रिड मॉडल या इंडिया ना आए वो हो सकता है। अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल 1996 का वर्ल्ड कप था, तो कई टीमों ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था, श्रीलंका शायद था, तो इन्होंने उनके पॉइंट्स डिडक्ट किए थे, तो पॉइंट डिडक्ट भी हो सकता है। बट इतना बड़ा स्टेप ले सकता है आईसीसी, वो देखने को है। बट मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आईसीसी ट्रॉफी तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी। अब इंडिया आए ना आए वो लहदा बात है। एक इसमें एक ऐड करने वाली ये बात है, जब एहसान मानी थे चेयरमैन, वो इस पे काम कर रहे थे, और अगर वो शायद चेयरमैन से हटते ना तो वो ये काम पूरा हो जाता। वो ये कह रहे थे कि चलें जी इंडिया हमारे साथ नहीं खेलता, हम भी इनको ग्रुप स्टेज में हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, नॉकआउट में हम खेल लेंगे, ग्रुप स्टेज में नहीं खेलेंगे। अब वो जब भी बनाते हैं तो पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में होता है, और ये रैंकिंग पे नहीं होता जी, यस, बस कि ये इकट्ठे। इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता, पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में इंडिया के खिलाफ नहीं खेले। इससे इसके मतलब
इसके दो फायदे ही हैं। जी। एक तो फिर ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो सबसे बड़ा मैच है, जो मर्जी हो जाए, जो भी टूर्नामेंट, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, जो भी हो, एशिज हो, कुछ भी हो। तो जो ग्रुप्स फिर बनेंगे वो कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज में पहुंचे ताकि वो मैच होए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप मैसेज दे रहे हो कि नहीं जी इंडिया से हम खेलते नहीं। अब वो आईसीसी के लिए जो मनी अर्नर है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडिया, वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान फिर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आता है। Exactly. Thank you so much, Basil Bhai, for your pearls of wisdom. It was wonderful. But ladies and gentlemen, for now, look at the Brisbane Gabba ground where, the pitch is under the covers. The rain has been forecasted as well. And as soon as the action will start, we'll certainly take you to Brisbane, Australia and Gabba, where it's going to be Pakistan versus Australia facing each other for the first T20 international. I think Mohammad Rizwan as the white ball skipper stands a chance कि दोनों फॉर्मेट में white ball के वो विक्ट्री लेकर आए पाकिस्तान के लिए। वनडे इंटरनेशनल 22 साल के बाद हम जीतने में वहाँ पर कामयाब हुए सीरीज़। उसके बाद अब अगर हम ये करते हैं मेरे ख्याल इट विल बी अनदर माइलस्टोन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। हम भी बिल्ड कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ और हम टीम की सिलेक्शन देख रहे हैं, कौन से लड़के होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। But only time will tell, how well suited it is. Thank you so much, Basil Bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Basil Bhai का कहना ये है कि क्योंकि डीएलएस भी लगेगा, फिर उसके बाद सारे दोनों कप्तान जो है वो यही चाह रहे होंगे, इंग्लिश और रिजवान, कि यार हम जो है वो पहले गेंदबाजी करें, फिर उसके बाद जो है वो फैसला हो सकता है कि अगर हम गेंदबाजी करते हैं पाकिस्तान के हक में हो जाएगा, वो करते हैं। इट्स ईदर वे, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, बट ऑल ऑफ अस आई थिंक वे इन Pakistani cricket fans, Australian cricket fans, ladies and gentlemen, are glued to their television screens for the first T20 taking place at Brisbane, Australia, Gabba. Until next time, look after yourselves. We'll see you after the game. Until next time, game on air. Allah Hafiz.